हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण की प्रकृति और उसके विशेषताओं को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। फर्स्ट है, शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। सेकेंड है, शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप अर्थात दो टीचिंग मॉडल्स हैं, जिसमें से पहला है प्रशिक्षक केंद्रित एवं दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित। पहला मॉडल का नाम है प्रशिक्षक केंद्रित और दूसरा मॉडल है शिक्षार्थी केंद्रित। थर्ड है, शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। पॉइंट 4 है, शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पॉइंट 5 है, शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। पॉइंट 6 है, शिक्षण अधिगम, अनुदेश, परिशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। पॉइंट 7 है, शिक्षण एक व्यवसाय या वृत्ति है। इसे इंग्लिश में प्रोफेशन भी कहा जाता है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ये 8 पॉइंट आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शिक्षण की विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी है। तो ये 8 पॉइंट को आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरह से। तो अब आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है बौद्धिक गतिविधि, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण की यह पहली विशेषता है कि शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षक की सभी गतिविधियां शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्रविधि, मूल्यांकन इत्यादि का उद्देश्य बौद्धिक विकास है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। अब व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या है? देखिए, हर छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता और सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से के संदर्भ में भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक छात्र ज्ञान, मनोदृष्टि, योग्यता, क्षमता या आप कह लीजिए कि सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं और सभी की योग्यताएं अलग होती है, सभी की क्षमताएं अलग होती है। सभी छात्र चूंकि एक समान नहीं होते हैं, इसलिए शिक्षण पद्धति को एक ऐसे तैयार किया जाना चाहिए। व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत यह कहता है कि शिक्षण पद्धति को ऐसे तैयार किया जाना चाहिए कि सभी छात्र जीवन में समान अवसर का लाभ उठा सकें, सभी छात्रों को समान लाभ मिल सके, सभी लोगों को शिक्षकों के द्वारा बताई जाने वाली जो बात है वो पूर्ण रूप से समझ में आ सके। तो शिक्षक को ये ख्याल रखना पड़ता है। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए और शिक्षण प्रविधियों जैसे कि मस्तिष्क झंझावती प्रविधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक इत्यादि का उपयोग भी बौद्धिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक अर्थात मस्तिष्क झंझावती प्रविधि क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड को सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है।
मस्तिष्क झंझावती नियम का एक और नाम है जिसे हम लोग विप्लव विधि कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक के नाम से जाना जाता है और इसे विचार मंथन विधि भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी, विचार मंथन विधि। और यह एक रचनात्मक समूह कार्य है जिसमें समूह के सदस्य किसी विषय या समस्या पर अपने विचारों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वांछित कार्यों की उपयुक्त योजना विकसित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री की तरह होता है, एक रॉ मटेरियल की तरह होता है। छात्रों को यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में देखा जा रहा है। वे कक्षा में विभिन्न आकांक्षाएं लेकर आते हैं। शिक्षक उनको सभ्य नागरिक के रूप में ढालते हैं ताकि उनके सफल भविष्य का निर्माण हो सके। बिल्कुल शुरू में तो छात्र जो है वो अनिर्मित उत्पादक सामग्री की तरह ही होता है। शिक्षक अपने अनुभव के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उन्हें इस रूप में ढालते हैं ताकि उनके सफल भविष्य का निर्माण हो सके। मानसिक विकास की कई विशेषताएं होती है। इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, नए विचारों का विकास, विचारों की अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताएं, कॉग्निटिव एबिलिटीज का विकास इत्यादि आता है। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है? मानसिक विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं? मानसिक विकास की विशेषताएं हैं उत्तरोत्तर विकास, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, नए विचारों का विकास। यदि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी हो जाएगा। नए विचारों का विकास, नए नए आइडियाज आएंगे माइंड में। विचारों की अभिव्यक्ति, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। संज्ञानात्मक योग्यताएं, कॉग्निटिव एबिलिटीज का विकास, इसकी विशेषताएं होती है मेंटल डेवलपमेंट की, मानसिक विकास की। पाठ्यक्रम में विविधता का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करना होता है, क्रिएटिविटी का विकास करना होता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो टीचिंग की जो विशेषताएं हैं। टीचिंग के दो बेसिक मॉडल्स हैं, दो बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं और ये दो बेसिक टीचिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं? ये दो बेसिक टीचिंग मॉडल्स हैं। फर्स्ट है प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, जिसे हम टीचर्स सेंटर्ड व्यूज के नाम से भी जानते हैं, जिसे पेडागोजिकल अप्रोच भी कहा जाता है। और यह जो है यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है, यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रवृत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंतर्गत शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतया शिक्षक पर आश्रित रहता है। आप याद रखेंगे, टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंतर्गत या पेडागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत शिक्षार्थी अर्थात स्टूडेंट सीखने के लिए पूर्ण रूप से शिक्षक पर आश्रित होते हैं और यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। ये टीचर डिसाइड करता है कि हमको क्या सिखाना है बच्चों को और कैसे सिखाना है। शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं और इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। जिसका क्या अर्थ है? शिक्षण का विज्ञान। इस दृष्टिकोण को, प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी के नाम से जानते हैं। पेडागोजी याद रखेंगे आप लोग, जिसका अर्थ क्या है? शिक्षण का विज्ञान। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दो मॉडल है टीचिंग के। फर्स्ट है टीचर सेंटर्ड अप्रोच और सेकेंड है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, जिसे आप शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण या शिष्य केंद्रित शिक्षण या आप इसे कह सकते हैं एंड्रागोजिकल अप्रोच, एंड्रागोजिकल अप्रोच।
और इस मॉडल के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी होता है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है। शिक्षार्थी इसमें स्वयं सीखते हैं और शिक्षक का क्या कार्य है? शिक्षक का कार्य है सीखने के लिए मार्गदर्शन देना और सुगम वातावरण तैयार करना। स्व-मूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की एक विशेषता है। इसमें विद्यार्थी खुद का मूल्यांकन खुद से करता है, याद रखना है। इसमें विद्यार्थी मूल्यांकन स्वयं करता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी है और उसका समाधान भी खुद से करता है। ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यावहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं होता है। तो आप याद रखेंगे दो प्रकार का अप्रोच है, पेडागोजिकल अप्रोच और एंड्रागोजिकल अप्रोच। एक है पेडागोजिकल और सेकेंड है एंड्रागोजिकल अप्रोच। पेडागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत शिक्षार्थी सीखने के लिए टीचर पर आश्रित होते हैं और एंड्रागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत शिक्षार्थी सीखने के लिए खुद पर आश्रित रहता है, खुद से सीखता है। वो किसी पर आश्रित नहीं होता है, वो स्वयं सीखता है ना। तो याद रखना है आपको। और शिक्षक का कार्य क्या है? शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है। शिक्षक यहाँ पे मूल्यांकन नहीं करते हैं एंड्रागोजिकल अप्रोच में, शिक्षक मूल्यांकन करते हैं बच्चों को पेडागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत। तो ये भी बात आपको याद रखना है और इन दोनों के बीच डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करना है कि पेडागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत शिक्षक के माध्यम से बच्चों को ज्ञान मिलता है और एंड्रागोजिकल अप्रोच के अंतर्गत बच्चे स्वयं सीखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। क्या क्या है वो स्तर को आप देख लीजिए। फर्स्ट है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हीं कंटेंट को इंक्लूड किया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत जो आपके एग्जाम में पूछे जाता है। तो शिक्षण के 3 स्तर है। फर्स्ट है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। बोध स्तर जिसे इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कहा जाता है। और थर्ड है चिंतन स्तर जिसे हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए एक एक करके इनको समझने का कोशिश करते हैं। स्मृति स्तर दैट इज मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर के जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो हर्बर्ट हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन के रूप में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। यह तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स मानी जाती है। सीखने की तीव्रता रैपिडिटी इन लर्निंग, प्रतिधारण की स्थिरता स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ कंसस स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण है। तो याद रखना है कि उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण क्या है? सीखने की तीव्रता रैपिडिटी इन लर्निंग, प्रतिधारण की स्थिरता स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण है। इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा ऐसे टाइप क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जाता है। तो याद रखेंगे स्मृति स्तर को। नेक्स्ट है अबोध या ग्रहण शक्ति स्तर जिसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। इसके मुख्य प्रस्तावक जो हैं वो मॉरिसन है, याद रखेंगे इनके नाम को। मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। पॉइंट नंबर 2 है तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी है। मेमोरी प्लस इंसाइट मेथड का यूज किया जाता है इसमें। इनमें कहा जाता है कि तथ्यों को न केवल याद रखना है बल्कि उनको समझना भी है, अंडरस्टैंड करना है। इसका नाम ही है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि तथ्यों को न सिर्फ याद रखना है बल्कि उन्हें समझने की भी कोशिश करना है। इस स्तर में उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण
की क्षमता को विकसित करना है। सामान्यीकरण का अर्थ है अवधारणाओं, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का विकास। उदाहरण के लिए देख लीजिए आप न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, संविधान क्या होता है, इन सभी चीज़ों को समझना यह छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। और अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर जो है वो शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अवबोध स्तर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। अवबोध स्तर के श्रेणी में जो मूल्यांकन प्रणाली होते हैं उनमें मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट लेवल जो है वो टीचिंग का जो नेक्स्ट लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम हिंदी में चिंतन या विमर्शी स्तर कहते हैं। और इसके जो मुख्य प्रस्तावक हैं वो हंट हैं। ये तीनों लेवल के मुख्य प्रस्तावकों का नाम आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है यह शिक्षा का उच्चतम स्तर है और यह शिक्षा का सबसे उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति स्तर दोनों इसका आधार है। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। यह शिक्षण का कैसा दृष्टिकोण है? समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र, ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्न उत्तरों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारी का भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 8 है शिक्षा पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है ना। इसमें शिक्षा जो है पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, पाठ्यचर्या को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। और औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षण व्यवस्था का आधार होता है। तो टीचिंग के ये 3 लेवल को आप याद रखेंगे, इनके मुख्य प्रस्तावकों का भी नाम आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या, सिलेबस एंड करिकुलम। पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर क्रिया, संसाधन जैसे कि पुस्तकें और मल्टीमीडिया और मूल्यांकन प्रक्रिया आता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत ये सभी आते हैं और इसको अध्ययन की परिभाषा और निर्धारित रूपरेखा माना जा सकता है ताकि शिक्षा के बृहत्तर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इससे एक अध्येता में यह स्पष्ट उत्पन्न होती है कि उसको अपने शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है और इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं, है ना। पाठ्यचर्या से क्या होता है कि एक अध्येता स्पष्ट हो जाता है कि उसको अपने शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है और इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं। शिक्षक को क्या पढ़ाना है यह पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, लेकिन कैसे पढ़ाना है उसके लिए कुछ अनुदेश होते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपको याद रखना है कि पाठ्यक्रम एक दस्तावेज होता है। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज होता है जिसको अध्ययन या कक्षा अध्ययन की परिभाषा और निर्धारित रूपरेखा माना जा सकता है। देखिए, यहाँ पे आगे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के बीच तुलनात्मक अंतर को दिखाया गया है। आपको मेन इन पर फोकस करना है। देखिए, एक तरफ है पाठ्यक्रम सिलेबस और दूसरी तरफ है पाठ्यचर्या करिकुलम। पाठ्यक्रम का जो नेचर है वो वर्णनात्मक अर्थात डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है और पाठ्यचर्या निर्देशात्मक अर्थात इंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। पाठ्यक्रम किसके लिए होता है? विषय के लिए होता है और पाठ्यचर्या कोर्स के लिए होती है। पाठ्यक्रम का विषय क्षेत्र संकुचित है और पाठ्यचर्या का विषय क्षेत्र विस्तृत है। पाठ्यक्रम को कौन सेट करता है? परीक्षा बोर्ड सेट करती है और पाठ्यचर्या को सरकार या उच्च संस्थान के द्वारा सेट किया जाता है। पाठ्यक्रम की अवधि
निश्चित सामान्यता 1 वर्ष के लिए होती है और पाठ्यचर्या की अवधि कोर्स समाप्ति तक होती है। समरूपता के दृष्टिकोण से देखें तो पाठ्यक्रम विभिन्न अध्यापकों के लिए अलग अलग होती है और पाठ्यचर्या सभी अध्यापकों के लिए एक समान होती है। तो ध्यान में रखेंगे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के बीच कुछ तुलनात्मक अंतर है, इन अंतर को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है गतिशील वातावरण, डायनेमिक इन्वायरमेंट। शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मूल तत्व संचार है, जो कि स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक हो सकते हैं। ये शिक्षण को प्रभावित करते हैं। शिक्षण को एक गतिशील प्रक्रिया माना गया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। शिक्षण वातावरण में कितने प्रकार के चर माने गए हैं? 3 प्रकार के चर माने गए हैं। 3 प्रकार के, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक दूसरे को प्रभावित करता है और साथ ही साथ एक दूसरे से प्रभावित भी होता है। जिनमें फर्स्ट है स्वतंत्र चर, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करते हैं। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम, अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। सेकेंड है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें छात्र आश्रित चर माने जाते हैं और वह अपने शिक्षक पर निर्भर करते हैं। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। थर्ड है आपका हस्तक्षेप चर, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं। तो ये बात याद रखिएगा। इन तीनों में मुख्य शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं और वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है स्वतंत्र चर, सेकेंड है आश्रित चर, थर्ड है हस्तक्षेप चर। आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों चरों का नाम आपको याद रखना है। और स्वतंत्र चर के अंतर्गत कौन आएंगे? शिक्षक आएंगे, ये भी बात याद रखना। आश्रित चर के अंतर्गत स्टूडेंट आएंगे, छात्र। और हस्तक्षेप चर के अंतर्गत, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के अंतर्गत पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां और शिक्षण युक्तियां तथा शिक्षण व्यूह रचनाएं आदि आएंगी हस्तक्षेप चर के अंतर्गत। तो ये आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। नेक्स्ट है शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है निदानात्मक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में डायग्नोस्टिक फंक्शन। सेकेंड है मूल्यांकन क्रिया, जिसे इंग्लिश में इवैल्यूएटिव फंक्शन। और थर्ड है उपचारात्मक क्रिया, जिसे इंग्लिश में प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है निदानात्मक या नैदानिक क्रिया, डायग्नोस्टिक फंक्शन। यह कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि हर छात्र अद्वितीय है। इसमें शिक्षक की भूमिका ज़्यादा सक्रिय है। वह पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही ध्यान देता है तथा इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं आता है। देखिए, निदानात्मक या नैदानिक क्रिया के अंतर्गत यह मान्यता है कि हर छात्र अद्वितीय है और इसमें शिक्षक की भूमिका ज़्यादा सक्रिय होती है और शिक्षक पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही ध्यान देते हैं तथा इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं आता है। उपचारात्मक क्रिया के अंतर्गत, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंतर्गत, निदानात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आती है। उपचारात्मक क्रिया के अंतर्गत क्या हम देखते हैं? हमें पता चलता है जो ऊपर डायग्नोस्टिक फंक्शन है, इसके माध्यम से टीचर को बच्चों की कई कमियां उनके सामने उभर कर आती हैं। और उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है, जब निदानात्मक फंक्शन के दौरान
टीचर को बच्चा का कमी पता चल जाता है, छात्र की कमी पता चल जाती है, तो उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंतर्गत टीचर उन कमियों को दूर करने के बारे में सोचते हैं और उन कमियों को दूर कैसे किया जाए इस बात के लिए वे प्रयासरत रहते हैं, तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के शिक्षण के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, ये शिक्षकों के द्वारा प्रयास किया जाता है। इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रकृति और उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें जो शिक्षक का अनुभव है और उनका जो पहले का ज्ञान है, वो छात्रों की प्रकृति व उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन के अंतर्गत क्या होता है। थर्ड है मूल्यांकन क्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएटिव फंक्शन। इन क्रियाओं से यह जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं आया है। इवैल्यूएटिव फंक्शन के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं आया है। टीचिंग क्यों किया जाता है, शिक्षण का मूल कार्य क्या है। शिक्षण का मूल अर्थ होता ही है शिक्षा देना। और शिक्षण क्यों किया जाता है, ताकि शिक्षक अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से छात्रों के व्यवहार में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके, छात्रों के व्यवहार में कुछ वांछित परिवर्तन ला सके। और जब तक छात्रों के आचार और व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक शिक्षण का जो उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा। तो ये चरों के ये 3 प्रकार के कार्य हैं, निदानात्मक क्रिया, उपचारात्मक क्रिया और मूल्यांकन क्रिया। इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का, शिक्षण को एक व्यवसाय माना गया है। टीचिंग इज ए प्रोफेशन। अब आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या टीचिंग एक प्रोफेशन है। तो देखिए, प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षण एक ऐसी व्यवसाय है जो दूसरे व्यवसायों को भी संभव बनाती है। बिल्कुल बनाती है। जैसे कि आप देख लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, कोई भी व्यवसाय शिक्षण के बिना संभव है? बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यवसाय शिक्षण के बिना संभव नहीं है। यह व्यवसाय मूलतः स्व आयोजित होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। शिक्षक अपना व्यवसाय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए निश्चित क्रियाविधि को भी विकसित करते हैं। यह भी माना जा सकता है कि अध्यापन जैविक प्रकृति का होता है, अर्थात इसका विकास सहज ढंग से होता है। यह जैविक प्रकृति का होता है और इसका विकास अपने आप होते रहता है, सहज ढंग से होता है। यदि हम आधुनिक दृष्टि से आजीविका के साधन का व्यवसाय कहना चाहें तो उसमें निम्न विशिष्ट लक्षण होने चाहिए। यदि आप आधुनिक दृष्टि से देखेंगे और आजीविका के साधन को व्यवसाय कहना चाहेंगे, तो व्यवसाय कहने के लिए किसी कार्य को व्यवसाय का दर्जा देने के लिए उनमें ये 5 प्रकार के विशेष लक्षण होना चाहिए, जिनमें फर्स्ट है विशेष बौद्धिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण, सेकेंड है समाज, थर्ड है उच्च स्वायत्तता, फोर्थ है विशेष कानूनी अधिकार, फिफ्थ है व्यवहार की किसी संस्था द्वारा नियमित किया जाना। ये 5 प्रकार के अगर लक्षण किसी कार्य में पाए जाते हैं तो उस कार्य को आप व्यवसाय का दर्जा दे सकते हैं, ये कहा जा रहा है। शिक्षण के संबंध में यह सुनिश्चित करना थोड़ा कठिन है कि इसमें उपरोक्त सभी लक्षण समान रूप से समावेशी है या नहीं। इस स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा है कि शिक्षण के संबंध में यह कहना मुश्किल है कि ये जो 5 लक्षण बताए गए हैं, विशेष बौद्धिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण, समाज, उच्च स्वायत्तता, विशेष कानूनी अधिकार, व्यवहार का किसी संस्था द्वारा नियमित किया जाना, ये 5 लक्षण शिक्षण के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, शिक्षण में समावेशित हैं कि नहीं, ये कहना कठिन है। फिर भी शिक्षण या अध्यापक को समाज में योगदान को देखते हुए व्यवसाय या वृत्ति कहा जाता है। फिर भी शिक्षण या अध्यापक को समाज में योगदान को देखते हुए, अगर एक शिक्षक बच्चों के समूह को, विद्यार्थियों के समूह को ज्ञान दे रहा है, अपना अनुभव शेयर कर रहा है उन लोगों को, तो वो एक तरह से अपने सोसाइटी के लिए योगदान दे रहा है। वो पूरे सोसाइटी को एजुकेटेड करने का कार्य कर रहा है।
यह भी कहा जाता है कि शिक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। दैट इज अ टीचर इज बोर्न नॉट मेड। शिक्षण के व्यवसाय में प्रवेश के लिए कई पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे कि बीएड, एमएड इत्यादि, जो शिक्षण व्यवसाय में एक सफल नींव की स्थापना के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। कोई टीचर ऐसे ही नहीं बन जाता। टीचर बनने के लिए आपको जो एक निश्चित पाठ्यक्रम को सेट किया गया है उसको कंप्लीट करना होता है, जैसे कि बीएड, एमएड, और नेट की परीक्षा भी जो है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रगति के लिए शिक्षक को अपनी योग्यता में सुधार करते रहना चाहिए। अध्यापन समाज को विकसित करने के लिए उपयोगी है, और यह माना गया है कि शिक्षा किसी राष्ट्र में परिवर्तन को लाने के लिए शक्तिशाली उपकरण होता है। बिल्कुल, शिक्षा किसी राष्ट्र में परिवर्तन को लाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी। टीचिंग को साइंस भी माना जाता है और आर्ट भी माना जाता है। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विज्ञान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो व्यवस्थित ज्ञान का समूह विज्ञान की एक विशेषता है कि यह व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकेंड है, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। विज्ञान में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे थियरीज होते हैं जो निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। थर्ड है, कारण और परिणाम के बीच संबंध को दर्शाया जाता है विज्ञान के अंतर्गत। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है और इसका विश्लेषण किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है और इसका विश्लेषण किया जाता है कि किसी घटना का होने के पीछे कारण क्या है, और यदि वह घटना हुआ है तो उस घटना का प्रभाव क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया जाता है। फोर्थ है, सार्वभौमिक सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। सार्वभौमिक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत होते हैं जो हर स्थान पर और हर समय में लागू होते हैं। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। जैसे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कहीं भी लागू होंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना, और साइंस में भूत और वर्तमान के घटनाओं को आधार बनाकर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रिडिक्शन किया जाता है, पूर्वानुमान किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम को प्राप्त करना ही कला है। कला कार्य करने की विधि है, जबकि विज्ञान यह बताता है कि कार्य कैसे किया जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां बोला जा रहा है कि ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला कार्य करने की विधि है, जबकि विज्ञान यह बताता है कि उस कार्य को कैसे करना है। कला कार्य को व्यवहार में लाना है। कला क्या है? कला कार्य को व्यवहार में लाने की एक विधि है। उदाहरण के लिए भरतनाट्यम नृत्य के सिद्धांत निश्चित है, परंतु इसका व्यवहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। भरतनाट्यम नृत्य का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है और बोला गया है कि इसके सिद्धांत निश्चित हैं, इसके कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स होते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप में भरतनाट्यम नृत्य को किया जाता है तो सभी कलाकारों के लिए यह जो नृत्य है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। हो सकता है कि कलाकार अपने तरीके से इस भरतनाट्यम नृत्य को करें, कुछ अपना तरीका इसमें वो शामिल कर सकते हैं। तो यह विज्ञान भी हुआ और कला भी। शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। शिक्षण समाज के
धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। बिल्कुल, शिक्षण जो है वो समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। शिक्षण तकनीकों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं क्रम का पालन किया जाता है। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है और शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए निश्चित विधियों का अनुसरण किया जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान है। बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण एक विज्ञान है। टीचिंग इज ए साइंस। नेक्स्ट है, लेकिन शिक्षण को अधिकतर कला के ही रूप में जाना जाता है, जो कि कक्षा के गतिशील वातावरण में व्यवहारिक रूप लेती है। अर्थात शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष कलात्मक है। अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखें तो टीचिंग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? कलात्मक है। व्यवहारिक पक्ष इसका कलात्मक है। और हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए, लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए, अफेक्टिव बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को समझना आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती है, कि सभी बच्चों की जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो टीचर जब भी शिक्षा देगा बच्चों को, जब भी ज्ञान देगा, जब भी अपना अनुभव शेयर करेगा, तो वो सभी बच्चों को ध्यान में रखेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बातों को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते, उसको डायरेक्टली कैच नहीं कर पाते हैं, उसको वो धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि सभी की क्षमताएं अलग अलग होती है, सभी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का थ्योरी यही कहता है कि टीचर को कुछ ऐसे टीचिंग मेथड्स को अपनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को समान लाभ का अवसर प्राप्त हो सके, सभी विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त कर सके, ताकि अनुदेशन को इसी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। यहां कहा जा रहा है कि हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को समझना आवश्यक है, ताकि अनुदेशन को इसी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। शिक्षक का यह कार्य विनम्र ढंग से करना होता है, जिसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक सहायक होता है। और शिक्षक यह कार्य विनम्र ढंग से करेगा और उसमें उसका अपना पर्सनल व्यू होगा, उसमें उसका अपना विवेक होगा। इस स्थिति में हम शिक्षण को कला भी कहते हैं। इस स्थिति में हम शिक्षण को क्या कहते हैं? कला। क्योंकि शिक्षक स्टूडेंट को समझने का प्रयास करता है कि किस स्टूडेंट के पास कितनी योग्यता और किस स्टूडेंट के पास कितनी क्षमता है। संक्षेप में कहें तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परंतु उसको किस प्रकार से व्यवहार में लेके आना है यह शिक्षक पर निर्भर करता है, टीचर पर डिपेंड करता है। तो यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक विज्ञान भी है और एक कला भी। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो आपको याद रखना है कि शिक्षण जो है विज्ञान भी है और कला भी। तो टीचिंग के इस फीचर को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, कि टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी, याद रखना है आपको। और ये जो 8 पॉइंट हमने बताए हैं शिक्षण के, ये 8 पॉइंट को आप हमेशा माइंड में रखेंगे, हमेशा लर्न करके रखेंगे। शिक्षण के ये जो 8 पॉइंट है आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है कि शिक्षण की जो फीचर्स के ये जो 8 पॉइंट है। शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप को हमने देखा, टीचिंग मॉडल्स। एक प्रशिक्षक केंद्रित जिसे हम लोग पेडागोजिकल अप्रोच, और एक शिक्षार्थी केंद्रित जिसे हम लोग एंड्रागोजिकल अप्रोच के नाम से जानते हैं। शिक्षण के 3 विभिन्न स्तरों को हमने देखा। शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच क्या होता है अंतर, इसको भी हम लोगों ने जाना। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम और अनुदेश में
अनुदेश इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंस्ट्रक्शन एक दूसरे, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये तीनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। शिक्षण एक व्यवसाय या वृत्ति है, प्रोफेशन के रूप में इसे देखा जाता है, और शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो। यह वीडियो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।